हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर संजू नर्सिंग वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। अभिनंदन है आप सभी का। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे और कंटिन्यू पढ़ाई भी कर रहे होंगे। एग्जाम के लड़ी लगी पड़ी है, झड़ी लगी पड़ी है, कंटिन्यू एग्जाम है इस ईयर के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे एग्जाम है, तो कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। और आज के इस पावन पर्व बसंत पंचमी की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और माँ सरस्वती की आप पर कृपा बनी रहे। भगवान करे आप इस साल के अंदर कहीं ना कहीं सरकारी जॉब के अंदर हो, ये माँ सरस्वती आपके ऊपर कृपा करे। तो इसी के साथ आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है, थंबनेल से आपको आइडिया लग गया होगा और मुझे पता है प्रैक्टिकली भी इन चीज़ों से आप वाकिफ हो। तो वो जो टॉपिक आपका वो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ऑल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, उनको हम आज पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं इस सेशन के अंदर। तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। आज का अपना टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, यानी फैमिली प्लानिंग के कुछ बात करेंगे, उसके साथ में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है भाई, आर यू रेडी? यस सर। ऐसी चीजें पढ़ने के लिए हमें पूछने की जरूरत नहीं है। आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। और दूसरा जो टॉपिक है अपना थोड़ा फैमिली प्लानिंग। बात एक ही है लेकिन कुछ ईयर्स का इश्यू है जो मैं बता दूंगा। अभी ये प्रोग्राम कब आया और कब शुरू हुआ, इन सभी चीज़ों का अपने जिक्र करने वाले हैं। ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग की बात करें। फैमिली प्लानिंग सर प्रोग्राम कब आया था? सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो ये आता है फैमिली प्लानिंग शुरू कब हुआ था, आया कब था और लागू कब हुआ था। तो सर जो फैमिली प्लानिंग है, फैमिली क्या करना, प्लान करना, इसके लिए क्या चाहिए सर? फैमिली प्लानिंग करने के लिए एक तो कप चाहिए, एक प्लेट चाहिए, यानी क्या चाहिए सर? कपल चाहिए। फैमिली प्लानिंग के लिए फैमिली जो प्लानिंग है वो कब जो आया तो 1951 के था। लागू कब हुआ सर? 1952 के अंदर नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया था। क्लियर? इसी के साथ में एक एलिजिबल कपल होता है, कुछ एक टर्म्स होती है जो एग्जाम में पूछी जाती है। एक अगली जो बात करें अपने, एक होता है एलिजिबल कपल। कौन सा कपल सर? एलिजिबल सर जिसके अंदर योग्यता हो उसको क्या बोलेंगे? एलिजिबल कपल। एलिजिबल कपल कौन कौन से होते हैं सर? एलिजिबल कपल। एलिजिबल कपल की बात करूं कि यानी उन्होंने क्या कर लिया, अपना टारगेट अचीव कर लिया। ठीक है, एक होता है एलिजिबल कपल, एक होता है टारगेट कपल। दूसरा कौन सा होता है? टारगेट कपल। टारगेट कपल। बात देखो भाई, फैमिली प्लानिंग की है तो कपल बिना के तो कुछ होने वाला है ही नहीं। कपल बहुत जरूरी है। आपको भी पता है सर्दी का मौसम चल रहा है और सर्दी के मौसम में कप और प्लेट दोनों बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, एलिजिबल देखो भाई, एलिजिबल कपल कौन सा होता है? तो मेल और फीमेल। मेल की बात करें, एक होता है सर फीमेल। एज क्या होती है सर इनकी? मेल अगर होता है सर 15 से 49 ईयर्स तक, और फीमेल होती है सर 15 साल से लेकर 45 साल की ईयर जो तक की जो वुमेन होती है वो क्या होती है? एलिजिबल कपल के अंदर आती है। क्लियर? आगे बात करें टारगेट कपल की। टारगेट कपल कौन सा होता है सर? टारगेट कपल वो कपल होता है जिसने सर टारगेट अचीव कर लिया हो, जितने भी क्रांतिकारी काम करने थे, जैसे टूर्नामेंट का माहौल बनाना था, जितना करना था वो कुछ सब कुछ कर चुके हैं। अब उनके पास क्या है? टारगेट कंप्लीट हो चुका है, यानी उनके पास क्या है? 2 बच्चे हैं, दोनों ही लाइव क्या है? टू बर्थ हो चुके हैं बेबी, यानी 2 बार डिलीवरी हो चुकी है, बच्चे 2 ही अच्छे। ठीक है, अब देखो भी 2 बच्चे हो चुके हैं, उनको उनका टारगेट क्या हो चुका है सर? पूरा हो चुका है। उनका क्या हो चुका है? टारगेट क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। अब दोनों क्या होना चाहिए? बच्चे लाइव बच्चे होने चाहिए। उसको किसके अंदर रखा जाता है सर? टारगेट कपल के अंदर रखा जाता है। ये कुछ बातें थी फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड। अब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो आया था वो 1952 के अंदर आया था। अब देखो भी 1952 के सन की बात आई है, कुछ जो सिंस जो है ना वो मैं आपको बता देता हूँ, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे रिलेट नहीं करते हैं, बट आई थिंक आपको बता देना चाहिए ताकि आपका क्या हो जाए? रिवाइज हो जाए। कुछ जो सन इंपॉर्टेंट सीएचओ के अंदर, ऑल स्टेट सीएचओ का कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर 101% 2-4 क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन के भी अंदर मिल जाते हैं, तो उनको मैं बता देता हूँ आपको। तो पहले वर्बली बता देता हूं, फिर आपको मैं एक बार लिखवा दूंगा, क्योंकि ये क्या है, याद नहीं रहते हैं आपको। अब मैं शुरुआत करता हूं सन्स के बारे में। सन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? तो 1919 के अंदर रेड क्रॉस सोसाइटी आई थी वर्ल्ड के अंदर। 1920 के अंदर रेड क्रॉस सोसाइटी क्या हुई? लागू हो गई थी, या रेड क्रॉस सोसाइटी
आ गई थी, ठीक है। उसके बाद में अगला जो आता है अपने पास 1946 यानी 1946 के अंदर सर यूनिसेफ यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड की क्या होगी, स्थापना हो गई। 1948 के अंदर 7 अप्रैल 1948 को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, ठीक है। इसके जो डायरेक्टर है वो हर्षवर्धन जैन है। इंडिया के अंदर वर्ड्स के अंदर कौन सा है, वर्ल्ड के अंदर कौन सा है, डॉक्टर टेड्रस एडनम, ठीक है। उसके बाद में अगला 1951 या 1952 के अंदर नेशनल फैमिली प्लानिंग आ गया अपना। 1953 के अंदर नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम आ गया। 1955 के अंदर नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम आ गया और 1958 के अंदर नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन कंट्रोल प्रोग्राम आ गया और 1961 के अंदर मिड डे मील प्रोग्राम आ गया। 1962 के अंदर नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम आ गया और उसके बाद में 1970 के अंदर कौन सा आ गया सर, 1970 के अंदर नेशनल न्यूट्रिशन कंट्रोल प्रोग्राम आ गया। 1971 के अंदर अर्बन मलेरिया स्कीम आ गई। 1974 के अंदर ईपीआई यानी एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन आ गया और 1976 के अंदर कौन सा आ गया सर, नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम आ गया। ये सारे। उसके बाद में अगला 1978 के अंदर क्या आया सर, 1978 के अंदर एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। उसके बाद में अगला 1982 के अंदर नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आया। 1987 के अंदर नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट आया। 1992 के अंदर क्या आया, नेशनल रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम आया। उसके बाद में 1997 के अंदर क्या आया सर, आरसीएच प्रोग्राम आया। आरसीएच प्रोग्राम मतलब रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, क्लियर। उसके बाद में इसकी फर्स्ट फेज और सेकंड फेज इसकी कब आई, 2005 के अंदर आई। उसके बाद में 2003 के अंदर नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन आ गया और 2005 के अंदर एनआरएचएम की स्थापना हुई, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की स्थापना हुई 12 अप्रैल 2005 को हुई, ठीक है। उसके बाद में अगला जो अपना आया था एक आईसीडीएस प्रोग्राम आया 1975 के अंदर, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम कब आई 1975 के अंदर आया। उसके बाद में 2011 के अंदर एनएचएम, 2013 के अंदर क्या आ गया, एनएचएम आ गया, नेशनल हेल्थ मिशन आ गया। उसके बाद में अगला जो अपने पास है राष्ट्रीय शिशु सुरक्षा जननी सुरक्षा योजना 2005 के अंदर आई। राष्ट्रीय शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 2011 के अंदर, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2014 के अंदर, इस तरीके से। और 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष आया था। ये कुछ सन थे जो इंपॉर्टेंट थे, आपको मैंने रिवाइज करवा दिए, ठीक है। अब अपना जो टॉपिक क्या था, वो ये टॉपिक था कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में शुरुआत करें तो देखो भाई, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मतलब क्या होता है, प्रेगनेंसी को अवॉइड करना, सीधी सी बात है। इसका जो मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड होता है, इसका मतलब क्या होता है सर, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का सीधा सा मतलब होता है क्या करना सर, प्रेगनेंसी जो होती है, प्रेगनेंसी को क्या करना सर, अवॉइड करना। प्रेगनेंसी को क्या करना, अवॉइड करना। प्रेगनेंसी को क्या करना, अवॉइड करना, ठीक है। अब जो ये मेथड है, ये दो टाइप का होता है सर। एक तो होता है परमानेंट, या इसको क्या बोलते हैं, इनरिवर्सिबल होता है। एक होता है रिवर्सिबल और एक होता है टेम्परेरी। इसी को पूरा चार्ट फ्लो बना देता हूं मैं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखो भाई, एक तो होता है सर टेम्परेरी, टेम्परेरी मेथड, एक होता है टेम्परेरी मेथड, ठीक है। और दूसरा किस नाम से जाना जाता है इसको, नोन एज रिवर्सिबल, क्लियर। टेम्परेरी मेथड को किस नाम से जाना जाता है, रिवर्सिबल के नाम से जाना जाता है। एक होता है परमानेंट मेथड, परमानेंट मेथड, एक होता है टेम्परेरी मेथड, एक होता है परमानेंट मेथड। दो तरीके के क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं, ठीक है। दो तरीके के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं। एक होता है टेम्परेरी मेथड या नॉन एज, इसको रिवर्सिबल, ठीक है। यानी थोड़े समय के लिए आपने होल्ड किया, जैसे 3 साल का आपको गैप रखना है तो आप कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करोगे, तो वहां पर कौन सा ये, इसको बोलेंगे रिवर्सिबल या फिर टेम्परेरी। परमानेंट जो मेथड होता है ना, परमानेंट मेथड के अंदर सर एक चीज आती है, एक तो होता है ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी परमानेंट ब्लॉक कर देना। एक होता है वेस्क्टोमी। दोनों बातें क्लियर हुई आपको। यानी परमानेंट जो मेथड है, ये ट्यूबेक्टोमी और वेस्क्टोमी दोनों जो होते हैं वो परमानेंट मेथड होते हैं, ठीक है।
अब आगे बात करें टेम्परेरी के अंदर कौन कौन सा आता है, तो टेम्परेरी के अंदर आगे एक तो आता है, इसका पूरा चार्ट बनाते हैं, ये टेम्परेरी मेथड है। आगे आगे मैं चार्ट पूरा बनाता जाऊंगा ताकि एक पूरे पैनल पे बना दूंगा, आपको समझ आ जाए। उसके बाद में टेम्परेरी मेथड के अंदर जो पहला आता है, टेम्परेरी मेथड के अंदर पहला जो आता है सर, उसको बोलते हैं नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड पहला कौन सा आता है सर, नेचुरल मेथड, ठीक है। उसके बाद में दूसरा टेम्परेरी के अंदर, दूसरा जो टेम्परेरी के अंदर आता है वो कौन सा आता है, बैरियर। कौन सा मेथड, बैरियर। उसके बाद में तीसरा जो इसके अंदर आता है वो आता है, बैरियर आ गया, नेचुरल मेथड आ गया, बैरियर आ गया, बैरियर के बाद में हार्मोनल, हार्मोनल के बाद में केमिकल, हार्मोनल के बाद में उसके बाद में आईयूडी, आईयूडी। ये कुछ जो क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, जो किसके, ये सारे जो मैंने बताए हैं ये टेम्परेरी है, टेम्परेरी के टाइप है सारे। नेचुरल के अंदर कौन कौन से आते हैं सर, नेचुरल के अंदर एक तो आता है भाई विड्रॉल मेथड, विदड्रॉल मेथड, विदड्रॉल मेथड पहला जो आता है उसको बोलते हैं विदड्रॉल मेथड। दूसरा कौन सा आता है इसके अंदर, दूसरा एक तो आता है विदड्रॉल मेथड, एक दूसरा आता है बेसल बॉडी टेम्परेचर, बेसल या बेसल बॉडी टेम्परेचर। तीसरा कौन सा आता है सर, सर्वाइकल मेथड, यानी सर्विक्स का टेम्परेचर चेक करना। उसके बाद में अगला आता है सेफ पीरियड, सेफ पीरियड। उसके बाद में अगला आता है लैक्टेशन एमनोरिया मेथड, अगला जो आता है वो आता है लैक्टेशन एमनोरिया मेथड, LAM लिख देता हूं शॉर्टकट में, लैक्टेशन एमनोरिया मेथड। उसके बाद में एब्सटीनेंस, यानी कुछ करो ही मत, ठीक है। ये सारे तो थे नेचुरल के। नेचुरल के बाद में फिजिकल बैरियर की बात करूं, बैरियर का सीधा सा मतलब होता है, इसको ऑक्लूसिव मेथड के नाम से भी जाना जाता है, और बैरियर का मतलब होता है सीधा सा अवरोध पैदा करना, अवरोध पैदा करना। यानी जैसे मेल कॉन्डोम और फीमेल कॉन्डोम दोनों की बात करें तो दोनों क्या करते हैं, स्पर्म को और ओव्यूम को दोनों फर्टाइल होने से क्या करते हैं, बचाते हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से बैरियर का काम करता है। तो फिजिकल के अंदर कौन कौन सा आएगा इसके अंदर, फिजिकल के अंदर एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आएगा, उसको बोलते हैं मेल कॉन्डोम, मेल कॉन्डोम आ गया सर। दूसरा कौन सा आएगा, फीमेल कॉन्डोम आएगा, मेल कॉन्डोम आ गया, फीमेल कॉन्डोम आ गया, और कौन सा आएगा इसके अंदर, ये सारे किसके अंदर आते हैं, बैरियर के अंदर आते हैं, मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम। अब हार्मोनल की बात करें तो हार्मोनल को क्या कर सकते हैं सर, इसके पेच आते हैं सर, हार्मोनल के पेच आते हैं, एक सर रिंग आती है, या आप इसको क्या कर सकते हो, इम्प्लांट भी कर सकते हो, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, हार्मोनल आते हैं। जैसे नॉर्जिस्ट्रोल हार्मोन हो गया, उसको आप क्या कर दोगे, बॉडी के अंदर उसके पैच लगा दो, तो वहां पर क्या हो सकता है, ये सारी चीजें आती है हार्मोनल के अंदर। आईयूडी के अंदर इसको बोलते हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइस, यानी इंट्रायूटेराइन डिवाइस जैसे आपके पास आ गई कॉपर टी, ठीक है। तो कॉपर टी ये होती है फर्स्ट जनरेशन, एक होती है फर्स्ट जनरेशन, एक होती है सेकंड जनरेशन, एक होती है थर्ड जनरेशन, 3 जनरेशन की आती है, फर्स्ट जनरेशन सेकंड थर्ड, ठीक है। ये सारी आ गई आईयूडी या इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। और परमानेंट की बात करें तो परमानेंट आपके पास एक आ गया ट्यूबेक्टोमी, एक आ गया आपके पास वेस्क्टोमी, यानी परमानेंट क्या कर देना, तार कट कर देना ताकि प्रेगनेंसी कंसीव ना हो, इट इज नोन एज परमानेंट मेथड। क्लियर, ये तो सारा था इंडेक्स के बारे में। ये सारे मेथड मैंने कुछ एक मेथड बताए हैं, ऐसे तो कभी ऑफलाइन में पढ़ाएंगे आपको, तब पूरा आनंद आने वाला है, लेकिन ऑनलाइन के अंदर क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग के हिसाब से मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आगे बात करें अपने, आगे मैं थोड़ा इनको क्या है विस्तार से आपको बता देता हूं। विड्रॉल मेथड का मतलब क्या हुआ सर, नेचुरल मेथड है, नेचुरल मेथड है, विड्रॉल का मेथड है। विड्रॉल मेथड होता है नेचुरल मेथड, पहला आ गया नेचुरल, दूसरा बेसल बॉडी टेम्परेचर, और तीसरा सर्वाइकल मेथड, चौथा सेफ पीरियड, पांचवा लैक्टेशन एमनोरिया मेथड, और छठा कौन सा आ गया, एब्सटीनेंस। 6 आ गए इसके अंदर नेचुरल के अंदर। बैरियर के अंदर फिजिकल के अंदर मेल कॉन्डोम आ गया, और दूसरा कौन सा आ गया, फीमेल कॉन्डोम, ठीक है। उसके बाद में हार्मोनल के अंदर पैच, रिंग, इंप्लांट, ये सब आ गए। कॉपर टी 7, कॉपर टी 2,
20 कोपर्टी 375 कोपर्टी 380 एजी, ये सारी आती है कोपर्टी के बारे में। अब पहला जो मेथड अपने बात करते हैं विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मेथड को किस नाम से जाना जाता है, विड्रॉल मेथड को कैसे एक्सप्लेन करेंगे सर? इसका मतलब ये होता है सर कि कहीं अफरा तफरी का माहौल था, ठीक है, और आपको कहीं मौका मिला और मौके पे आपने सोचा भी चौका लगा ही लेते हैं, ठीक है, कहीं से कॉल आया और आप तुरंत प्रभाव से चले गए, लेकिन आपके पास कोई मेथड ही नहीं था, अभी अब करें क्या, ठीक है, आपकी कोई प्री प्लानिंग ही नहीं थी, तो क्या कर सकते हो आप बताओ, ठीक है। अब मौका मिला है तो मौके पे चौका तो लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपने क्या किया, विड्रॉल मेथड काम में ले लिया। विड्रॉल का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग व्हेन, जब आपका क्या है इजैकुलेशन होने से पहले, मेल के अंदर क्या होता है, जब सीमेन क्या होता है इजैकुलेट होना है, तो उससे पहले ही आपने क्या कर दिया, पेनिस को विड्रॉल कर दिया, कहां, आउट ऑफ द वेजाइनल कैविटी, ठीक है। लेकिन आपको भी पता है, आप भी शाणे हो, मैच्योर हो, आपको पता है भी ऐसी हालातों में, ऐसे जब गाड़ी आपने देखा है जब गाड़ी स्पीड पकड़ जाती है ना, आप गाड़ी धीरे धीरे स्पीड पकड़ जाती है, तो उनके ब्रेक लगने फिर क्या होते हैं, आसान काम नहीं होता है, फिर ब्रेक ब्रूक नहीं लगते हैं, फिर जाके सीधा एक्सीडेंट होता है। तो इसके अंदर एक्सीडेंट होने का मतलब क्या हो गया सर, हाई फेलियर रेट इसकी क्या है, ज्यादा है, क्योंकि इसमें व्यक्ति क्या कर सकता है, अपना आपा खो सकता है भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। तो विड्रॉल मेथड के अंदर क्या होता है, प्रेगनेंसी कंसीव होने के ज्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हाई फेलियर जो रेट होती है इसकी, वो क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं विड्रॉल मेथड। दूसरा होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर। इसके अंदर फीमेल क्या करती है, जैसे अर्ली मॉर्निंग फीमेल उठती है, तो उस उठने के बाद में वो क्या करती है, अपने बॉडी का टेम्परेचर चेक करती है, ठीक है। अगर बॉडी का टेम्परेचर, अगर किसी फीमेल का बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर बढ़ा हुआ है, तो उसको आइडिया हो जाता है भी आज हमारे क्या होने वाला है, ओव्यूलेशन होने वाला है। तो वो अपने पतिदेव को क्या करती है, नो एंट्री का बोर्ड लगा देती है भी आप अपनी गाड़ी कहीं और तो पार्क ना करें प्लीज, लेकिन कहीं बाहर पार्क कर लें 2-4 दिन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रेड जोन में आ चुका है मामला, ठीक है। उसके बाद में तीसरा जो आता है वो आता है सर्वाइकल मेथड। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है भी थिकनेस चेक की जाती है, ठीक है, थिकनेस चेक करेंगे, उसको स्ट्रेच करेंगे, अगर ठीक है, अगर वहां पर ज्यादा आ रहा है या जो लिक्विड है वो ज्यादा आ रहा है, तो वहां पर क्या होता है, ये आइडिया लग जाता है भी वहां पर क्या होने वाला है, ओव्यूलेशन होने वाला है, ठीक है, क्लियर। आगे उसके बाद में सेफ पीरियड। सेफ पीरियड कौन सा होता है सर, सेफ पीरियड की बात करें, क्लियर दिखाई दे रहा है आपको? 1 मिनट लगेंगे भाई, क्योंकि मैं इसको ऐसा इसलिए सेट करूँ ताकि चार्ट आपका एक बार में ही माइंड में क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए, ठीक है। ये सारे मैंने बता दिए, विड्रॉल मेथड बता दिया, बेसल बॉडी टेम्परेचर बता दिया, उसके बाद में स्विक्स के मेथड के बारे में बता दिया। सेफ पीरियड, सेफ पीरियड क्या होता है सर, एक होता है सेफ पीरियड, ये आपको बहुत जरूरी है, सेफ पीरियड। सेफ जो पीरियड होता है, ठीक है, अब सेफ पीरियड कैसे सर, आपने देखा भी, चलो ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, मेल कॉन्डोम फीमेल कॉन्डोम होता है, मेल कॉन्डोम के अंदर क्या है, इरिटेशन बहुत ज्यादा होता है मेल के अंदर, तो वो कम ही यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन ये प्रिवेंट किससे करता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए आपने को क्या है, ये मेथड काम में लेने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखो भी, आपने सेफ पीरियड के बारे में देखा, तो सेफ पीरियड जो फर्स्ट वीक होता है ना, फर्स्ट एंड जो फोर्थ वीक होता है, ये आपके ज्ञान की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इन फ्यूचर काम आने वाली है और काम आती होगी, ठीक है। लेकिन क्या फर्स्ट और जो फोर्थ वीक होता है वो क्या होता है, सेफ होता है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का आप क्रांतिकारी काम कर सकते हो, लेकिन आपको इसका रिजल्ट 0 मिलेगा, ठीक है। आप कितना ही अपना 100% एफर्ट लगाओ, लेकिन फिर भी आप सेफ जोन में खेल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन सा वीक, फर्स्ट एंड फोर्थ वीक। सेकंड एंड जो थर्ड वीक होता है, इसके अंदर क्या होता है, सेकंड एंड थर्ड वीक, ये जो होता है सर, ये बहुत रेड जोन वाला एरिया होता है। यहाँ पर अगर आप कुछ ऐसा करोगे तो उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, रेड जोन वाला एरिया होता है, क्योंकि 12वें 13वें और 14वें दिन क्या होता है, एक फीमेल के 28 दिन से साइकिल आता है, तो 28 या 14 दिन, यानी उसके अंदर क्या होता है, 14वें दिन ओव्यूलेशन होने की संभावना होती है। जब अंडर रिलीज हो जाता है और हृदय से स्पर्म आ जाता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है, और यानी एक्सीडेंट हो गया, तो आपको क्या है, किसी के घर में तो क्या हो सकती है, खुशियां हो सकती है, लेकिन किसी की आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। वो आप समझ रहे हो कि इनकी आंखों में आंसू आ सकते हैं, ठीक है। तो इनको ध्यान में रखते हुए कुछ अगर खेलना है, तो इस गेम जोन को आपको खेलना है, जो ये मैंने सारे बताए हैं, ये आप काम में ले सकते हो इन फ्यूचर। ये कोई जरूरी नहीं है भी आप नर्सिंग डिपार्टमेंट के अंदर ही काम में लो। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इतने बड़े कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इंडिया के अंदर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी HIV एड्स कंट्रोल नहीं हो रहा है। कारण पता नहीं क्यों है, ना ही आपकी क्या पॉपुलेशन कंट्रोल हो रही है, पता ही नहीं ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि आप 3 साल का गैप ही नहीं रख रहे हो, आप मौका ही नहीं दे रहे हो, आप इंडिया के अंदर क्रिकेट की टीम बनाने पर लगे हुए, पता नहीं क्या हो चुका है। आगे बात करें, ये सारी जो आगे सेफ पीरियड के अंदर, ठीक है। अगला अगला जो मेथड आता है वो होता है लैक्टेशन एमनोरिया मेथड।
थोड़ा मैं आपको क्या है इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए सारी बातें। अभी अपने नेचुरल मेथड के अंदर चल रहे हैं, ये जो सारे मैं बता रहा हूँ ये सारे नेचुरल मेथड अभी तक, ठीक है। अब देखो भी नेचुरल मेथड के अंदर लैक्टेशन एमनोरिया मेथड का मतलब क्या हुआ, जब फीमेल की डिलीवरी होने के बाद में जब फीमेल क्या करती है, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, तो उस टाइम क्या होता है, उसका जो हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन इंक्रीज होता है, बढ़ा हुआ होता है। तो उस समय क्या होता है, फीमेल के एक साइकिल नहीं आता है, फीमेल के साइकिल नहीं आएगा तो जो प्रीपेरियम पीरियड होता है वहां तक आपको ठीक है प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। अगर कोई फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो आइडियली डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग 6 मंथ या 3 महीने तक मैं मानता हूं भी 3 महीने तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। उसके बाद में चांस होते हैं भी ओव्यूलेशन हो जाए और आपका फर्टाइल हो सकता है, तो दूसरा बच्चा भी लग सकता है, ठीक है। उसके बाद में अगर ये होता है लैक्टेशन एमनोरिया मेथड, क्लियर। यानी बच्चा जब क्या करता है ब्रेस्ट फीडिंग करता है माँ के, तो वहां पर प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है वो बढ़ा हुआ होता है, उसके कारण साइकिल नहीं आता है फीमेल की, और साइकिल नहीं आता है तो अंडर लीज नहीं होगा, अंडर लीज नहीं होगा तो क्या होगा, बच्चा नहीं होगा। ये सारी बातें आती है लैक्टेशन एमनोरिया मेथड के अंदर। उसके बाद में एब्सटिनेंस का मतलब क्या हुआ सर, यहाँ पर एब्सेंट कर दो सब कुछ, ना आपको ये मेथड काम में लेना है, ठीक है। ये कौन सा, ये ना विड्रोल मेथड काम में लेना है, ना बेसल बॉडी टेम्परेचर, ना ये सर्विक्स के मेथड वाला, ये ना सेप पीरियड, ना लैक्टेशन एमनोरिया मेथड, सब कुछ क्या कर दो एब्सेंट कर दो। यानी आप कुछ इंटरकोर्स करो ही ना, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स को क्या कर दो अवॉइड कर दो। सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब क्या हुआ सर, ये एक ऐसा कोर्स है, ठीक है। इंटरकोर्स मतलब ये एक ऐसा कोर्स है जिससे आपको ना तो परचेज करने की जरूरत है, ना आपको सीखने की जरूरत है। धीरे धीरे धीमे धीमे आप बड़े होगे, और जैसे जैसे बड़े होगे तो इसका आपको नॉलेज होता जाएगा। जैसे जैसे आपको हार्मोन पीक लेवल पे जाएंगे तो आपको ये किसी तरीके से कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं होती है, सीख जाते हो धीरे धीरे आप, ठीक है। अब देखो भी अगला जो आता है बैरियर मेथड। बैरियर का मतलब क्या होता है सर, अवरोध पैदा करना। अवरोध कैसे सर, एक तो दो चीजें इसके अंदर मैंने लिख रखी है, एक तो होता है मेल कॉन्डोम, एक क्या होता है सर फीमेल कॉन्डोम, एक होता है सर मेल कॉन्डोम, एक होता है फीमेल कॉन्डोम। देखा है किसी ने, बिल्कुल देखिए सर, काम ही हुई है हमारे तो। मेल कॉन्डोम और फीमेल कॉन्डोम दोनों के अंदर, फीमेल कॉन्डोम के अंदर क्या होता है, फीमेल कॉन्डोम रिवर्सिबल होता है, आप उसको यूज कर सकते हो दोबारा, लेकिन एक मेल जो कॉन्डोम होता है आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो इसकी मैं पूरी आपको कुछ बातें हैं जो बता देता हूँ। मेल कॉन्डोम के अंदर आपने देखा है एक रिंग होती है सर, कितनी रिंग होती है, एक रिंग होती है। दूसरा फीमेल कॉन्डोम के अंदर कितनी रिंग होती है सर, दो रिंग होती है, ठीक है सर। इसके अंदर ये किससे बना होता है सर, ये लेटेक्स से बना होता है, ठीक है। और ये पॉलीयूरेथ्राइल से बना होता है, पॉलीयूरेथ्राइल से बना होता है, ठीक है। और क्या होता है सर, दोनों क्या करते हैं एसटीडी यानी सेक्सुअल जो ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करते हैं। ये भी करता है सर, यस ये भी करता है, दोनों करते हैं। लेकिन सर एक चीज खतरनाक देखिए, हमने हमारा एक्सपीरियंस भी बोल रहा है सर कि क्या एक्सपीरियंस बोल रहा है हमारा भी, मेल जो कॉन्डोम होता है ना वो क्या करता है सर, इरिटेट करता है। वाह गुरु जी की बात है, इरिटेट करता है, बिल्कुल इरिटेट करता है। लेकिन जो फीमेल कॉन्डोम होता है ना वो इरिटेट नहीं करता। एमडी लाशा हसल ने इसकी खोज की थी। इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको फेनिडोम के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फीमेल जो कॉन्डोम है, फीमेल कॉन्डोम की बात करें, फीमेल जो कॉन्डोम है, फीमेल कॉन्डोम की डिस्कवर्ड बाय, खोज किसने की थी सर, बहुत बड़े आदमी थे, आपने तो अभी यूज ही नहीं किया होगा, लेकिन लोगों ने क्या कर लिया इसका यूज करके खोज भी कर दी। बताओ, एमडी हर्षल ने इसकी खोज की, ठीक है, किसकी, फीमेल कॉन्डोम की। और इसके अंदर क्या है, इरिटेशन बिल्कुल ही नहीं होता है सर, बिल्कुल ही नहीं होता है इरिटेशन, नो। ये सारा किसके अंदर आता है, मेल कॉन्डोम और फीमेल कॉन्डोम के अंदर आता है, जो क्या होता है एक बैरियर मेथड होता है, क्लियर, ठीक है। अब देखो हार्मोनल की बात करें तो हार्मोनल जैसे पैच भी आते हैं, रिंग भी आती है, एक आता है सर वेजाइनल, एक तो आता है स्पंज, वेजाइनल स्पंज आता है। वेजाइनल स्पंज से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, हम इसको क्या करते हैं। अब देखो ये सारा मैंने चार्ट बना दिया है और धीरे धीरे मैं एक एक को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक आता है सर वेजाइनल स्पंज। अगला जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात करें, अगला जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, अभी अपने क्या कर रहे हैं, टेम्परेरी के अंदर चल रहे हैं, हमने परमानेंट की बात ही नहीं की है। जितने मैं बता रहा हूँ सारी अभी तक टेम्परेरी मेथड है, ठीक है। तो टेम्परेरी मेथड के अंदर क्या है, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा सर, एक तो होता है इसके अंदर वेजाइनल स्पंज, वेजाइनल स्पंज देखा है क्या आपने, स्पंज देखा है, स्पंज खाने के लिए, कहाँ सर खाने की बात कर रहे हो कॉन्ट्रासेप्टिव में,
ठीक है। वेजाइनल जो स्पंज होता है ना, उसको क्या किया जाता है, वेजाइनल स्पंज को और किस नाम से जाना जाता है सर, इसी को डायफ्राम के नाम से जाना जाता है, इसी को टूडे के नाम से भी जाना जाता है, बड़ा फेमस है अभी, टूडे के नाम से भी जाना जाता है। टूडे के नाम से किसको जाना जाता है, पेपर के अंदर पूछा जाता है, सीएचओ के अंदर पूछा गया था, किस नाम से जाना जाता है सर, टूडे के नाम से भी जाना जाता है। नॉन ऑक्जिनोल इसके अंदर, नॉन ऑक्जिनोल, नॉन ऑक्जिनोल 9 इसके अंदर क्या होता है, पाया जाता है, किसके अंदर, टूडे के अंदर। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वेजाइनल जो स्पंज होता है वो टूडे के नाम से आता है, टूडे के नाम से आता है, और इसके अंदर नॉन एक्जिनोल, ये सीएचओ 2022 का क्वेश्चन है, 2022 के अंदर पूछा गया था, किसके अंदर, इसके अंदर क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर नॉन एक्जिनोल हार्मोन है वो पाया जाता है। क्लियर, आगे चलें। ठीक है, ये था एक तो अपने वेजाइनल स्पंज, एक आता है डच केप या डायफ्राम के नाम से भी आता है, और बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आते हैं। और हार्मोनल की बात करें तो ओरली की बात करूं तो एक आता है माला एन, एक आता है माला डी। ठीक है, ओरली की बात करूं मैं, ओरली सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, लेकिन क्या है, टेम्परेरी है, रिवर्सिबल है। क्या आता है सर, एक तो आता है माला एन, माला डी, माला डी, माला एन और माला डी, माला एन और माला डी। ये क्या आती है सर, फ्री ऑफ कॉस्ट आती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आती है, आपको मिल जाती है सब सेंटर के ऊपर। सब सेंटर कहाँ बना होता है सर, गांव के अंदर बना होता है। सब सेंटर पे पोस्टेड कौन होता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होता है सर। सब सेंटर कितने पे बना होता है सर, 3000 से 5000 की जनसंख्या पे बना होता है। पीएससी कितने पे बना होता है सर, 20 से लेके 30,000 की जनसंख्या पे बना होता है। सीएससी कितने पे होता है सर, 80,000 से लेके 1,20,000 की क्या है, जनसंख्या पे बना होता है। अब एक जो सब सेंटर होता है, 6 जो सब सेंटर होता है, उनको कवर कौन करता है सर, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, पीएससी कवर करता है। एक पीएससी पर कौन होता है सर, मेडिकल ऑफिसर पाया जाता है, और मेडिकल ऑफिसर के बाद में सारे कौन पाए जाते हैं, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट वगैरह वगैरह की पोस्ट होती है। सीएचओ के सीएससी के ऊपर कितनी पोस्ट होती है सर, सीएससी के अंदर टोटल 48 से 52 स्टाफ होता है। और एक क्या होता है, ये डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है। सीएचसी एक तहसील पे भी बना हो सकता है। ये सारी बातें किसकी थी, सब सेंटर के बारे में थी। मालाइन फ्री ऑफ कॉस्ट आती है। माला डी का कितने, 3 रुपए चार्ज लगता है, अभी 3 रुपए की आती है ये। ठीक है, प्रिवेंट क्या करती है, दोनों ही क्या करती है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, लेकिन ओरली काम में लेते हैं। ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, आपने सुना है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये सर कैसे, जैसे आपको पता है गांव की निगरानी रखने के लिए एक पोस्ट होती है जिसका नाम होता है आशा, आशा बेंजीत होती है, वो गांव में पोस्टेड होती है। उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है गांव के अंदर पंचायती करने का। पंचायती करने का मतलब ये होता है कि गांव के अंदर कोई नई नवेली कोई दुल्हन आती है, किसी की शादी होती है, तो किसी को पता हो ना हो, ठीक है, लेकिन उनको जरूर पता होता है, क्योंकि उनको वहां पर क्या गाइड करना होता है, उनको ये बताना होता है भी आपके लिए बहन जी, ये अगर आप अपना परफॉर्मेंस भी आपकी क्या है, धीरे धीरे बढ़ रहे हो, आप उस चीज के लिए आप समझ रहे हो, तो उसके बारे में उसका बताने का काम ये रहता है। आशा जो होती है वो 1000 की जनसंख्या पे पोस्टेड होती है, और एक गांव के अंदर एक आशा होती है। ठीक है, एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज के नाम से, एक्टिविस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। और ये क्या काम करती है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में क्या है, सारी जानकारियां देती है। यानी पंचायती करने का मोटा मोटा काम कौन करती है, आशा करती है। क्लियर, ठीक है भी, आपको ओसीपी लो, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लो, इससे ये प्रेगनेंसी नहीं होगी। आप कुछ कैसे ही गेम मतलब फ्री जोन खेलो, लेकिन आपको क्या प्रेगनेंसी नहीं होगी। इनके बारे में कौन बताती है, तो आशा बताती है। क्लियर, माला एन और माला डी आ गया। ठीक है, एक भाई और इंजेक्शन के फॉर्म में भी आता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कौन सी आते हैं सर, इंजेक्शन की फॉर्म में, इंजेक्शन की फॉर्म में सर ये तो आते हैं ओरली। ठीक है, और इंजेक्शन की फॉर्म में मैं बात करूं, इंजेक्शन की फॉर्म में, इंजेक्शन की फॉर्म में सर एक तो आता है डंपा, एक आता है नेटेन। डंपा नाम सुना है आपने, डंपा, एक आता है नेट एन, डंपा और नेट एन। डंपा का मतलब होता है, डंपा की फुल फॉर्म पूछी थी सीएचओ के अंदर, डिपोट मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, ये सीएचओ के अंदर पूछा गया था भाई। इसकी फुल फॉर्म कितने सर, 3 मंथ के लिए क्या करती है, 3 मंथ तक आप क्या है, कोई भी किसी भी प्रकार से कहीं पर भी आप मौका मिले फुल परफॉर्मेंस कर सकते हो, लेकिन क्या नहीं होगी, आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। ये बात मैं नहीं बोलता, ये बोलता है कौन, डंपा, डिपोट मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है। 3 महीने तक ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी को। लेकिन ये कितने महीने तक करता है सर, नेटेन करता है सर 2 मंथ तक क्या करता है,
प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी से। ये सारे तो थे इंजेक्टेबल फॉर्म के अंदर, ठीक है। ओरली भी मैंने बता दिए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में बता दी। अब ये ओसीपी स्टार्ट कब करनी चाहिए सर, तो ओसीपी जो होती है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वें दिन स्टार्ट करनी चाहिए। इसके अंदर सर 21 हार्मोनल और 7 क्या होती है ओसीपी के अंदर सर, ओसीपी के अंदर क्या होती है 21 हार्मोनल होती है सर, 21 तो होती है हार्मोनल, 21 तो होती है हार्मोनल और 7 क्या होती है सर, 7 होती है आयरन की। तो इनको क्या करो सर 5वें दिन स्टार्ट करो। कब सर, फीमेल के साइकिल के 5वें दिन स्टार्ट करो इसको, तो आप कंटिन्यू करो। अगर बीच में आप एक टेबलेट मिस कर देते हो तो दूसरे दिन एक टेबलेट ले सकते हो। अगर 2 दिन कंटिन्यू आपने टेबलेट मिस कर दी तो आप क्या करो, अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पे जाओ, ये आप पे काम नहीं करने वाला है। क्लियर, ये सारी बातें आ गई। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अभी अपने चल रहे हैं, फिर मैं बता रहा हूँ, अभी मैं गया ही नहीं परमानेंट पे, मैं सारे क्या बता रहा हूँ, रिवर्सिबल के बारे में बता रहा हूँ या टेम्परेरी के बारे में बता रहा हूँ। अब एक यार, एक अभी कल एक कमेंट आया था, एक बड़ा परेशान कर रहा है वो कल से मुझे। एक बात बताओ, तुमको क्या लगता है, हम भाई, मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, हम वो खिलाड़ी हैं, हम वो खिलाड़ी हैं, आप चाहे कितनी तकड़ी फील्डिंग लगा लो, लेकिन हम वो खिलाड़ी हैं, जब मारते हैं ना तो बॉल स्टेडियम से पार जाती है, ठीक है। अभी तुमने देखे नहीं, अभी तुमने देखे नहीं अपने जलवे, तो थोड़ा हिसाब से कमेंट कमेंट करके यार क्यों परेशान कर रहे हो फालतू का, थोड़ा सब्र रखो, धैर्य रखो, ठीक है। बार बार मत किया करो इन चीज़ों को, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ तो थोड़ा धैर्य बनाए रखें, ठीक है। ये सारी बातें आ गई इसका, ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में। अभी कौन से थे ये थे अभी टेम्परेरी। क्लियर, आगे चले। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सारी बातें आ गई। नेक्स्ट, अब मैंने बताया था आपको आईयूसीडी के बारे में, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के बारे में। आईयूसीडी क्या होती है सर, आपने कॉपर टी का नाम सुना है सर, कॉपर टी की कुछ बातें करते हैं, उसके बाद में परमानेंट मेथड पे जाएंगे। कॉपर टी, कॉपर टी का मतलब क्या होता है सर, कॉपर टी एक होती है सर, कॉपर टी एक होती है, कॉपर टी 7, कॉपर टी 220, कॉपर टी 375, कॉपर टी 380 एजी। ये सारे जो मैंने बताए हैं ये कॉपर टी है, ये सारी क्या है कॉपर टी है, ठीक है। कॉपर टी मतलब फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। कॉपर टी जो है वो फर्स्ट डिस्कवर्ड कॉपर टी है, फर्स्ट डिस्कवर्ड कॉपर टी है। और यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन क्या आई थी 1965 के अंदर, लिप्स लूप नाम से, लिप्स लूप भाई साहब ने क्या है इसको क्या है खोजा था 1950। ये एस टाइप की होती है, ये उछलती बार ज्यादा है, तो ये फर्स्ट डिग्री वाली काम में नहीं लेती है। अब कॉपर टी 7, कॉपर टी को आप सीधा ऐसे याद रख लो, जब कोई एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी होती है ना, उस प्रॉपर्टी समझिए, उस प्रॉपर्टी का ज्यादा हिस्सा न बटे, या प्रॉपर्टी है वो ज्यादा हिस्सों में न बटे, इसलिए जो काम में लेने वाला यंत्र होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको सर कॉपर टी के नाम से जाना जाता है। अब समझ में, अब आप भूलोगे नहीं, ठीक है। कॉपर टी 220, एक आता है कॉपर टी 375, यानी 5 साल तक ये क्या करती है प्रिवेंट करती है। और कॉपर टी 380 ए होती है, ये सर 10 साल तक प्रिवेंट कर जाती है। 2024 राजस्थान सीएचओ का क्वेश्चन है, कॉपर टी 380 एजी कितने साल तक प्रिवेंट करती है, तो ये सर आपको 10 साल तक प्रिवेंट करती है, ठीक है। कितने साल तक, 10 साल तक प्रिवेंट करती है। ये थे सारी बातें किसकी, कॉपर टी के बारे में, ठीक है। अब देखो, अब पीछे चलते हैं चार्ट पे, यहां मैंने आपको सारी बातें एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। टेम्परेरी मेथड के बारे में और परमानेंट मेथड लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन ये सारे जो मैंने आपको एक बार बता दिए हैं, जितने भी मेथड थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैंने एक बार आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब मैं आगे बात करता हूँ किसकी किसकी सर, परमानेंट मेथड की। ये तो सारे थे रिवर्सिबल, इसको आप रिवर्सिबल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद में कॉपर्टी लगा ली तो कॉपर्टी हटा भी तो सकते हैं, समझ गए ना आप बात को, ठीक है। कुछ बातें इशारों में भी समझाई जाती है, समझ जाया करो। आगे बात करते हैं, एक आता है ट्यूबेक्टोमी, एक आता है वेस्क्टोमी। ट्यूबेक्टोमी और वेस्क्टोमी, ट्यूबेक्टोमी और वेस्क्टोमी। मैं लास्ट में जो सिंस बताए ना, जितने भी सन बताए थे, वो लास्ट में जब क्लास खत्म होगी उस टाइम एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवा दूंगा, या आप बोलोगे तो मैं लिख दूंगा सारे, ठीक है। लिखने हैं तो ये टॉपिक खत्म हो जाए, उसके बाद में मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। एक आता है ट्यूबेक, परमानेंट का मतलब क्या होता है सर, परमानेंट। अब देखो, एक तो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट आती है, उस पर हट सकते हो ना आप नौकरी से, बिल्कुल हट सकते हैं सर।
लेकिन अगर परमानेंट पोस्ट आ गई, जैसे अब 2000 पोस्ट आई है, उसमें आप नौकरी लगोगे कंपटीशन फाइट करके, आपको औकात है किसी को हटा दे? किसी की औकात नहीं आपको हटा दे, नहीं हटा सकते। लेकिन आप कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पे हो तो हटा सकते हैं आपको। तो वो सारे क्या थे? कॉन्ट्रेक्चुअल ही थे। अब परमानेंट की बात करें तो परमानेंट क्या होता है, या इसको इरिवर्सिबल बोला जाता है, ठीक है, इरिवर्सिबल बोला जाता है। अब एक मैंने बताया था ट्यूबेक्टोमी, एक बताया था वेस्टोमी। इनका मतलब क्या हुआ सर? ट्यूबेक्टोमी आपको पता है किसके अंदर परफॉर्म करते हैं सर? फीमेल के अंदर करते हैं, फीमेल के अंदर परफॉर्म की जाती है। और वेस्टोमी किसके अंदर की करते हैं सर? मेल के अंदर करते हैं, मेल के अंदर की जाती है, ठीक है, मेल के अंदर की जाती है। दोनों बात क्लियर हुई? पहले तो यही याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसके अंदर एक्सेप्ट का क्वेश्चन बनता है, आपके परमानेंट मेथड को डाल देगा किन के अंदर? रिवर्सिबल के अंदर, ठीक है, या टेम्परेरी के अंदर। और एक्सेप्ट का क्वेश्चन भी बन सकता है, वो भी आपसे पूछ सकता है। कॉपर्टी के बारे में पूछ सकता है, कॉन्ट्रासेप्टिव नेचुरल कौन सा है, माला एन के बारे में पूछ सकता है, माला डी के बारे में पूछ सकता है। और इसके बाद में कॉपर्टी का जो दो मैंने चीज रह गई बतानी, उसके अंदर बोलते हैं मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है, तो उसके अंदर ब्लीडिंग होता है। और दूसरा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है? पेन होता है। मैं लिख देता हूँ, ठीक है। क्या बोला मैंने? मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होता है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो होता है इसके अंदर, कॉपर्टी के अंदर, मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होता है कॉपर्टी के अंदर, कॉपर्टी के अंदर मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होता है कॉपर्टी के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है सर? इसके जो साइड इफेक्ट की बात करूं तो एक तो होता है सर ब्लीडिंग, दूसरा क्या होता है सर? पेन। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो होता है सर ब्लीडिंग, एक होता है पेन, ठीक है, क्लियर है? ये दोनों चीजें कॉम्प्लिकेशन कॉपर्टी की होती है। अब आते हैं ट्यूबेक्टोमी पे। ट्यूबेक्टोमी का मतलब जैसे स्थमस वाला पार्ट होता है, इंटरस्टिशियल यानी फेलोपियन जो ट्यूब होती है, उसकी लेंथ कितनी होती है सर? फेलोपियन ट्यूब किसके अंदर पाई जाती है? मेल के अंदर नहीं पाई जाती सर, फीमेल के अंदर पाई जाती है। फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर फेलोपियन ट्यूब पाई जाती है। फेलोपियन ट्यूब की लेंथ तक कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर की लेंथ होती है सर। इंटरस्टिशियल जो पार्ट होता है, एक स्थमस होता है, एम्पुला होता है, इनफेंडिबुलम होता है। इंटरस्टिशियल सर 1.25 सेंटीमीटर होता है, फिर स्थमस वाला पार्ट भी 125 सेंटीमीटर होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद में एम्पुला सबसे बड़ा पार्ट होता है, जहां फर्टिलाइजेशन होता है, वो कितना होता है सर? 5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है। उसके बाद में इनफेंडिबुलम यानी टोटल जो होती है फेलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर होती है, जिसके अंदर एम्पुला वाला पार्ट अकेला कितना लेता है सर? 5 सेंटीमीटर लेता है। वहीं पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। ये सारा था किसके बारे में? फेलोपियन ट्यूब के बारे में। अब यहाँ पर ट्यूबेक्टोमी कहाँ करेंगे सर? स्थैमस, स्थैमस, ठीक है। इस पार्ट पे क्या करती है? ट्यूबेक्टोमी परफॉर्म की जाती है, यानी परमानेंट तार कट कर देना ताकि प्रेगनेंसी कंसीव न हो। उसको किस नाम से जाना जाता है? ट्यूबेक्टोमी के नाम से जाना जाता है। फीमेल के अंदर की जाती है। अब नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो तो कर सकते हैं, विद इन 3 डे के अंदर आप कर सकते हो, ठीक है। और LSCS हो उसका तो भी आप क्या कर सकते हो? 6 से 8 वीक के अंदर क्या कर सकते हो? ट्यूबेक्टोमी परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर उसके बाद में दूसरा जो आता है वो आता है वेस्टोमी। ये किसके अंदर की जाती है सर? मेल के अंदर की जाती है। मेल के अंदर क्या करते हैं सर? मेल के अंदर यहाँ पर वास्ट जो डिफेंस होता है ना, मेल के अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर वास्ट जो डिफेंस होता है ना, वास्ट डिफेंस, उसको क्या कर दिया जाता है सर? कट कर दिया जाता है। वास्ट डिफेंस को कट कर दिया जाता है, ठीक है। अब वास्ट डिफेंस को कट करने के लिए क्या होता है? जैसे आप एक बात सोचो कि ये क्या है? सबसे एक्सपेंसिव मेथड है, ये सबसे सस्ता मेथड है। कैसे सस्ता मेथड कैसे है सर? जैसे कोई भाई साहब है, घर पे है, ठीक है, और गांव के अंदर कैंप लगाए PSC के ऊपर, जो क्या कर रहे हैं? वेस्टोमी कर रहे हैं। अब गांव के अंदर कैंप लगाए और भाई साहब घर से निकले, भाभी जी को बोल के गए भी अभी मैं आ रहा हूँ 10 मिनट के साथ, 10-15 मिनट अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। लेकिन भाई साहब को ये पता चला भी एक्सपेंसिव मेथड है, कोई खर्चा नहीं आता है और जनसंख्या भी नहीं बढ़ेगी, ठीक है, और हम बिल्कुल सेफ जोन में खेल सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया? वो हॉस्पिटल गए और वहां अपना OPD बेस्ड मेथड है। ये क्या है? OPD बेस्ड मेथड है, यानी OPD बेस्ड मेथड है। गए और तुरंत प्रभाव से आपका नंबर आ गया, और नंबर आते ही आपको क्या है? लेप्रोस्कोपी, मिनी लेप्रोस्कोपी काम में लेते हैं। और वहां पर आपको CO2 गैस अंदर डाली जाती है। CO2 गैस अंदर डालने के बाद में वहां पर क्या किया जाता है? वास्ट जो डिफेंस होता है उसको क्या कर दिया जाता है? कट कर दिया जाता है। वास्ट डिफेंस को कट करने के बाद में अब जैसे ही इसके अंदर देखो, वेस्टोमी किसके अंदर? मेल के अंदर करते हैं। वास्ट डिफेंस को कट कर दिया जाता है। ये बातें मैंने बता दी। CO2 गैस काम में लेते हैं। कौन सी गैस काम में लेते हैं? ये पूछी गई थी। CO2 गैस काम में लेते हैं सर। ये इसको क्या किस नाम से जाना जाता है? मिनी लेप्रोस्कोपी। एक लेप्रोस्कोपिक, एक मिनी लेप्रोस्कोपिक, मतलब सर PSC के ऊपर परफॉर्म की जाती है।
पीएससी के ऊपर क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। पीएससी के ऊपर परफॉर्म करेंगे तो वहां पर इसका कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो क्या होता है सर, शोल्डर में पेन होना, शोल्डर में क्या होना, पेन होना। अब किससे सर, इस गैस के कारण होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो अंदर जाती है उसकी वजह से होता है। अब देखो भाई इसके अंदर क्या है, 1 से 2 सेंटीमीटर का कट लगाया जाता है। कितने सेंटीमीटर का कट लगाया जाता है इसके अंदर, 1 से लेके सर 2 सेंटीमीटर का क्या है, कट लगाया जाता है। जब 1 से 2 सेंटीमीटर का कट लगा के और वहां से वास्ट डिफेंस को कट कर दिया जाता है तो 2 से 3 इसके क्या लगते हैं सर, सूचर लगते हैं या टांके लगते हैं। 2 से 3 सूचर लगते हैं। उसके बाद में उनको क्या कर दिया जाता है, 7 से 8 दिन के बाद में क्या है, अगर नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है तो 7 से 8 दिन के बाद में इनको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर एक चीज हो सकती है, इसके अंदर आपको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बहुत जरूरत रहती है। जैसे ही भाई साहब गए पीएससी पे और उन्होंने क्या करवा लिया, जैसे ही अपने तार कटवाए सारे, यानी वैस्क्टोमी करवाई, और करवाने के बाद में जैसे ही बाहर आए तो उनको ऐसा लगने पड़ेगा, ऐसा लगने लगेगा भी अब क्या हो गया है भाई, साइकोलॉजिकल सपोर्ट खराब हो गया, उनको लगने लग गया है भी अब हमारे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया, या अब मेरे पेनाइल में इरेक्शन आएगा या नहीं आएगा। ये इसका कॉम्प्लिकेशन या साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने को पड़ती है इस मेथड के अंदर। किसके अंदर, वैस्क्टोमी के अंदर। ओपीडी बेस है, ये भी पूछा गया था, ओपीडी बेस मेथड कौन सा है, तो यही मेथड है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो सकता है सर, स्क्रोटल एरिया के अंदर, स्क्रोटल एरिया के अंदर एनेस्थीसिया भी दिया जाता है सर, बिल्कुल दिया जाता है सर। स्क्रोटल एरिया के अंदर कौन से एरिया के अंदर एनेस्थीसिया दिया जाता है इसके अंदर, स्क्रोटल एरिया के अंदर। स्क्रोटल एरिया के अंदर क्या है सर, एनेस्थीसिया दिया जाता है। स्क्रोटल एरिया के अंदर क्या देते हैं सर, एनेस्थीसिया दिया जाता है। स्क्रोटल एरिया के अंदर एनेस्थीसिया दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में और क्या होता है सर, उसके बाद में आपको क्या है, 14 दिन तक कोई भी हैवी जो वेट होता है वो नहीं उठाना होता है। हैवी वेट आपको क्या है, नहीं उठाना होता है, हैवी वेट नहीं उठाना होता है। और साथ में आपको क्या करना होता है सर, साइकिल चलाने के लिए अवॉइड करना होता है, साइकिल चलाने के लिए अवॉइड करना होता है। अब ऐसा नहीं होता भी आपने क्या करवाया, जैसे वैस्क्टोमी करवाई और घर पे जाते ही बोला हुई चलो ठीक है अब हम क्या करते हैं, अब एकदम मैं फ्री हो गया हूँ, अब हमारे कोई बच्चा नहीं होगा, एक बार क्या करते हैं ट्रायल लेते हैं। तो ट्रायल लोगे तो मामला गंभीर हो जाएगा, क्योंकि इस पे क्या है, 3 मंथ या 90 टाइम तक क्या है, सेक्सुअल जो इंटरकोर्स होता है 3 मंथ या 90 दिन तक, 3 मंथ या 90 दिन तक क्या करते हैं, डॉक्टर के द्वारा क्या सजेस्ट किया जाता है, सेक्सुअल जो इंटरकोर्स होता है उसको क्या किया जाता है, अवॉइड करना होता है। कितना होता है सर, अवॉइड करना होता है। ठीक है सर, 3 मंथ या 90 दिन इसके अंदर अवॉइड करना होता है। इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है सर, स्क्रोटल एरिया के अंदर क्या है, पेन देखने को मिल सकता है, हेमेटोमा फॉर्मेशन हो सकता है। ये सारी बातें किसकी थी, वैस्क्टोमी की थी। एक होता है ट्यूबेक्टोमी। ये दो सारे मैंने बताए थे, ये मैंने बता दिए आपको परमानेंट मेथड के बारे में। क्लियर, परमानेंट मेथड के बारे में। अब मैंने आपको जो सन्स आपको शुरू में बताए थे ना, जितने भी सन थे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट थे, जो प्रोग्राम मैंने बताए थे आपको, उन प्रोग्राम की मैं बात करूं तो प्रोग्राम को एक बार मैं आपके लिख देता हूं ताकि आप नोट कर लेना, कॉपी के अंदर नोट कर लेना, पेपर के अंदर पक्का फंसते हैं, कोई भी क्रॉस क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ये सारे मैंने कॉन्ट्रासेप्टिव एक बार मैं देख लेता हूँ, सारे विस्तार से आपको बता दिए। बाकी कभी ऑफलाइन के अंदर आप मिलोगे तो बिल्कुल आपको विस्तार से बताएंगे और अच्छी तरीके से समझाएंगे, जिंदगी में कभी भूलोगे भी नहीं। ये सारे मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब मैं जो शुरुआत मैंने की थी उससे देखो, एक प्रोग्राम मैंने सारे मैं लिख देता हूं प्रोग्राम। रेड, पहला बोला था मैंने रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस सोसाइटी। ठीक है, दूसरा इसके बाद में मैंने क्या बोला था, रेड क्रॉस सोसाइटी के बाद में आगे बोला था मैंने यूनिसेफ, यूनिसेफ। ठीक है, उसके बाद में WHO, WHO के बाद में आगे बात करें यूनिसेफ, उसके बाद में WHO के बाद में नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के बाद में नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के बाद में नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, उसके बाद में नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद में नेशनल मलेरिया इरिडिकेशन प्रोग्राम और मिड डे मील प्रोग्राम, मिड डे मील। ठीक है, इनका मैं सभी का डेट भी लिख देता हूँ साथ में, कंफ्यूज नहीं हो गया आप। ये आया था सर 1920 के अंदर, क्या हो गया, लागू हो गया। यूनिसेफ कब सर, 1946 के अंदर। WHO कब सर, WHO आया था 1948 के अंदर। ठीक है,
और नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब आया 1953 के अंदर। नेशनल मलेरिया फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब आया, तो नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब आया सर, ये है 1955 के अंदर, ठीक है। नेशनल मलेरिया इरिडिकेशन प्रोग्राम कब आया 1958 के अंदर। मिड डे मील प्रोग्राम कब आया था 1961 के अंदर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, उसके बाद में नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कब आया सर, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। उसके बाद में नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के बाद में आगे चलते हैं 19 अर्बन मलेरिया स्कीम, नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, नेशनल न्यूट्रिशन कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल न्यूट्रिशनल कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल न्यूट्रिशनल कंट्रोल प्रोग्राम, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं। नेशनल न्यूट्रिशन कंट्रोल प्रोग्राम कब आया सर, ये आया था नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 1962 के अंदर, और नेशनल न्यूट्रिशन कंट्रोल प्रोग्राम आया 1970 के अंदर। अर्बन मलेरिया स्कीम कब आई सर, 1971 के अंदर आई। और ईपीआई कब आया सर, ईपीआई का मतलब है द एक्सपेंडेंट प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन कब आया 1974 के अंदर आया, ठीक है। उसके बाद में आईसीडीएस कब आया सर, आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम कब आई 1975 के अंदर आई सर। 1975 के बाद में सर स्मॉल पॉक्स इरिडिकेट कब हो गया सर, स्मॉल पॉक्स जो हुआ वो इंडिया से इरिडिकेट कब हुआ, इंडिया से इरिडिकेट कब हुआ सर स्मॉल पॉक्स, तो 1980 को मई के अंदर। स्मॉल जो पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स जो डिजीज है वो इरिडिकेट हो गई कब सर, इरिडिकेट कब हुई सर 1980 के अंदर, ठीक है। उसके बाद में नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब आया 1982 के अंदर। नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया, नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया सर 1987 के अंदर, क्लियर। उसके बाद में ये सारी बातें आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी याद कर लेना इनको, एक एक चीज लिख लेना, कहीं ना कहीं आपको इन फ्यूचर काम आने वाली है। मैं सभी को एक साथ रिवाइज करवा दूंगा बाद में, ठीक है। नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया 1987 के अंदर आया, ठीक है। उसके बाद में नाको कब आया सर, नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कब आया सर 1992 के अंदर आया, ठीक है। उसके बाद में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1992 के अंदर आया। उसके बाद में रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कब आया, तो सर 1997 के अंदर आया, ठीक है। उसके बाद में रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ आरसीएच प्रोग्राम कब आया सर, ये भी 1997 के अंदर आया। फर्स्ट फेज और सेकंड फेज, एक आई फर्स्ट एक आई सेकंड। फर्स्ट फेज आई 1997 के अंदर और सेकंड फेज आई 2005 के अंदर, क्लियर, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करते हैं आरसीएच प्रोग्राम आ गया। उसके बाद में सर 2003 के अंदर सर नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन आ गया। 2003 और 4 के अंदर नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम आ गया। उसके बाद में 2003 और 4 के बाद में 2005 के अंदर क्या हुआ सर, एनआरएचएम आ गया। एनआरएचएम मतलब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब आया, 12 अप्रैल 2005 को आया, ठीक है सर। इसके बाद में 2011 के अंदर सर और 2005 के अंदर क्या आया सर, 2005 के अंदर JSY जननी सुरक्षा योजना आ गई, कब आई 2005 के अंदर आई, ठीक है। उसके बाद में 2013 के अंदर नेशनल हेल्थ मिशन आ गया, NHM आ गया। उसके बाद में 2014 के अंदर क्या आ गया सर, 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम आ गया। ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट सन है जो आपको याद करने हैं, ठीक है। अब मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं, सभी को आप ध्यान से सुनना। पहला जो मैंने बताया था वो ये बताया था रेड क्रॉस सोसाइटी कब आई, 1920 के अंदर आई। रेड क्रॉस सोसाइटी 1920 के अंदर आई और 1946 के अंदर यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड आया। उसके बाद में 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई। WHO के डायरेक्टर इंडिया के अंदर डॉक्टर हर्षवर्धन जैन है और वहां वर्ल्ड के अंदर डॉक्टर टेड्रस एडनम है, ठीक है। उसके बाद में 1951 या 52 के अंदर नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आ गया
उसके बाद में 1953 के अंदर नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम आ गया, 1955 के अंदर नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम आ गया, 1958 के अंदर नेशनल मलेरिया इरिडिकेशन प्रोग्राम आ गया, 1961 के अंदर मिड डे मील प्रोग्राम आ गया, 1962 के अंदर नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम आ गया। उसके बाद में नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 1962 के अंदर आया और 1970 के अंदर नेशनल न्यूट्रिशन कंट्रोल प्रोग्राम आ गया। 1971 के अंदर अर्बन मलेरिया स्कीम आ गई और 1974 के अंदर एक्सपेंडेंट प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन आ गया। ठीक है, उसके बाद में 1978 के अंदर अंडर 5 क्लिनिक प्रोग्राम आ गया। उसके बाद में 1978 के बाद में 1982 के अंदर 1980 के अंदर स्मॉल पॉक्स अब इरिडिकेट हो गया वर्ल्ड से। 1982 के अंदर नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आ गया। 1987 के अंदर नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट आ गया। ठीक है, उसके बाद में 1992 यानी 1992 के अंदर नाको की स्थापना हुई, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। उसके बाद में 1997 के अंदर क्या हुआ सर, आरसीएच प्रोग्राम आ गया। आरसीएच मतलब रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम आ गया। इसकी फर्स्ट फेज 1997 के अंदर आई, सेकंड फेज 2005 के अंदर आई थी और रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम भी 1997 के अंदर आया। 2003 के अंदर नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन आ गया और 2003 और 4 के अंदर नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम आया, जिसके अंदर 6 डिजीज आती है। चिकन पॉक्स आता है, मलेरिया आता है, डेंगू आता है, जापानीज एनसेफेलाइटिस आता है, सेंट फ्लाई आता है और कालाजार आता है। 6 डिजीज आती है। 2005 के अंदर क्या आया सर, एनआरएचएम आ गया और 2005 के अंदर क्या हुआ, एनआरएचएम की स्थापना हुई 12 अप्रैल 2005 को और 2005 के अंदर जननी सुरक्षा योजना आ गई। 2000 उसके बाद में 2011 के अंदर क्या हुआ, 2013 के अंदर नेशनल हेल्थ मिशन आ गया। उसके बाद में 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम आ गया, जिसके अंदर 7 किलर डिजीज को क्या किया गया था, शामिल किया गया था। और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 2011 के अंदर आया, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2013 के अंदर आया। ये सारे कुछ सन थे जो आज की क्लास में मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई और शुरुआत में मैंने अपने किसके से शुरुआत की थी, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से शुरुआत की थी। तो आज के सेशन को यहीं देते हैं विराम, कल इसी टाइम इसी शाम को मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो धन्यवाद आप सभी का बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच अगेन। वाह, ऑन कॉल आ रही हो, ऊपर एक नोटिफिकेशन आ रही है।